हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं हमारा आईजेएसओ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था एसिड बेस एंड सोल्ट, तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री क्या होती है? तो केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं? केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition and properties of matter and the changes that matter undergoes by various interactions। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि केमिस्ट्री हमारी एक साइंस की ब्रांच है जो किससे डील करती है? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। आपने क्लास 9 में मैटर के बारे में पढ़ा होगा। मैटर क्या होता है? हमारे आसपास ये जो सारी चीजें हैं वो मैटर है। कोई भी चीज मैटर हम क्या बोल सकते हैं? एनीथिंग that has mass, has space and offers resistance। ठीक है, कोई भी चीज जिसका कुछ मास होता है या वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है या वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जो किससे डील करती है? मैटर के कंपोजिशन से और प्रॉपर्टीज से। और वो जो मैटर है वो जो दूसरे सब्सटेंस है हमारे पास, दूसरे सब्सटेंस है, उसके साथ इंटरेक्शन करके क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं। ठीक है, उस मैटर में जो दूसरे सब्सटेंस है उनके साथ इंटरेक्शन करने पर क्या चेंजेस हमें मिल रहे हैं, वही हमारे क्या होता है? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो कि किससे डील करती है? कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब मैटर की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज, मैटर की प्रॉपर्टीज से, और जो उस मैटर में चेंजेस हो रहे हैं वेरियस इंटरेक्शंस के कारण, वो हमें किस में पढ़ने को मिलता है? केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना यहां पर, नेक्स्ट है हमारा इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा, अभी हमने देखा कि केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होती है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखना है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहां पर ध्यान दें, यहां पे लिख रखा है व्हेन अ केमिकल चेंज अकर्स अ केमिकल एक्शन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस। मतलब जहां भी केमिकल चेंज होता है वहां पर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती ही होती है। केमिकल एक्शन का मतलब यहां पर क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो व्हेन अ केमिकल चेंज अकर्स अ केमिकल एक्शन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस, मतलब जहां पर केमिकल चेंज होता है वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अ केमिकल चेंज और केमिकल एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, या केमिकल एक्शन बोलूं या केमिकल रिएक्शन बोलूं, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, केमिकल रिएक्शन तो क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें केमिकल चेंज होता है, और जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, एक लाइन यहां पर लिख रखी है, द मैटर अंडरगोइंग चेंज इज नोन एज रिएक्टेंट। आपको पता होगा केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस बनते हैं, फॉर्म होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक की मैं अगर बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पाए। कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे हम केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, फर्स्ट इसकी केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखो यहां लिख रखा है, इन दिस रिएक्शन द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मतलब किसी भी केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उस केमिकल चेंज को अकर करने के लिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होते हैं या जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, मतलब जो सब्सटेंस हमें प्रोड्यूस होते हैं, जो मिलते हैं हमें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमें यहां पर लिख रखा है, देखो कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। मतलब रिएक्टेंट साइड तो क्या होते हैं? बॉन्ड्स का क्या होता है? ब्रेक, मतलब
रिएक्टेंट साइड तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट साइड क्या होते हैं, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट है हमारा, देखो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है किससे, जो रिएक्टेंट्स होते हैं जिनसे जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है किससे, रिएक्टेंट से। तो यहां लिख रखा है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू नेम और केमिकल फॉर्मूले, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मूले और नेम रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अक्सर क्या होता है, इसमें लिख रखा है इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू रिवर्स अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करना क्या है, कठिन है, यानी डिफिकल्ट है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर डिफरेंट। ये मैंने बता दिया आपको कि जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती है वो रिएक्टेंट से क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, आपने कभी देखा होगा कोई केमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें हमें क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है ना। पर आपको ध्यान रखना है कि हीट के अलावा भी कुछ एनर्जीज है, जैसे कभी कभी हमें लाइट भी देनी पड़ती है और कभी कभी हमें इलेक्ट्रिसिटी भी देनी पड़ती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो तीन चीजें हमें कभी जरूरत पड़ती है, एक तो हीट की पड़ती है, एक लाइट की पड़ती है, और कभी हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें जरूरत पड़ती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को अकर कराने के लिए, है ना। ठीक है, अब देखो ये तो हमने कोई जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी, अगर मैं मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं किसी भी केमिकल रिएक्शंस की, तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो फर्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब ये जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे उसमें हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन रिएक्शंस में क्या होगा, गैस इवॉल्व होगी, क्या होगी, गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखो जिंक मैंने यहां पर लिया है, जिंक क्या है, एक मेटल है, उसकी रिएक्शन मैंने कराई H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ, है ना, और ये क्या है, एसिड है। आपको पता होगा किसी भी मेटल की जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो यहां पर कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर देखूं मैं, तो देखो यहां पर हमने लिया है आयरन सल्फाइड, उसकी रिएक्शन मैंने कराई H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो हमें मिला एक तो क्या, सॉल्ट मिला, और एक कौन सी गैस यहां पर इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में देखो एक एग्जांपल हमने लिया कि आयरन सल्फाइड की रिएक्शन मैंने H2SO4 के साथ कराई, एक बना FeSO4 और एक बना H2S, तो यहां पर कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व हुई। अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, पोटेशियम क्लोरेट मैंने लिया, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में, और यहां पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, ये बात हुई। अब ध्यान देना, ये जो रिएक्शन होती है ना, इसमें हमें कैटलिस्ट लेना पड़ता है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो यहां लिख रखा है MnO2 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, और कैटलिस्ट अगर कोई पूछे तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, कोई सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देता है। ठीक है, अब देखो एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ ली, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड है हमारा चेंज ऑफ कलर। सेकंड क्या है हमारा, चेंज ऑफ कलर। देखो अब हम जो एग्जांपल पढ़ेंगे उसमें क्या दिखेगा हमें कि रिएक्टेंट साइड तो कलर कुछ अलग था और प्रोडक्ट साइड कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो देखो एग्जांपल पे हम चलते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिया है लेड ऑक्साइड, क्या लिया है हमने, लेड ऑक्साइड लिया है, जो कि उसका कलर कैसा है, रेड है, और जब मैंने इसको हीट किया तो ये डिकम्पोज हुआ और क्या मिला हमें, लेड मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब ध्यान देना, लेड ऑक्साइड का कलर था रेड, मैंने इसको हीट किया, अब कलर क्या चेंज हो गया, देखो कलर क्या हो गया, येलो, तो क्या किस में चेंज आ गया, कलर में चेंज आ गया। ठीक है, तो यही हम पढ़ रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड कलर कुछ अलग होता है, प्रोडक्ट साइड कलर चेंज हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे कॉपर कार्बोनेट मैंने लिया, इसको मैंने हीट किया तो ये डिकम्पोज होगा और क्या देगा हमें, कॉपर ऑक्साइड देगा और CO2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अब देखना कॉपर कार्बोनेट का कलर था ग्रीन, इसको हीट किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कलर में। क्यों, क्योंकि किसका फॉर्मेशन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का, तो यहां पर क्या हो गया, कलर में चेंज आ गया। ठीक है, अगर कुछ और एग्जांपल की बात करूं तो अगर मैं यहां लेड सेकंड नाइट्रेट लूं, लेड सेकंड का मतलब यहां पर लेड की वैलेंसी कितनी है, +2। अगर मैं लेड नाइट्रेट या लेड सेकंड नाइट्रेट लूं, इसको जब मैंने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, लेड मोनोऑक्साइड या लेड सेकंड ऑक्साइड। एक यहां पर दो गैसेज निकलेगी, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ लेड सेकंड नाइट्रेट का कलर था व्हाइट, जब मैंने इसको हीट किया तो ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और कलर क्या हो गया, येलो। और ये जो गैस निकलेगी उसका ध्यान रखना, जो NO2 गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जब फ्यूम्स निकलती है तो वो कौन सी कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं चेंज इन कलर में। देखो व्हाइट शुगर, ये क्या है, शुगर है, C12H22, सॉरी यहां पर 11 आएगा, है ना, ये गलत, यहां पर क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो ये शुगर मैंने ली और इसको मैंने हीट किया, है ना, इसको मैंने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ कार्बन बचेगा और इसमें से वाटर अलग हो जाएगा। अब ये देखो ना, यहां था कलर व्हाइट और कलर हमें प्रोडक्ट साइड क्या मिल गया, ब्लैक। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमें देखनी है क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ देखो अब ध्यान देना, प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो यहां पर लिख रखा है सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट जो होता है, प्रेसिपिटेट होता है इनसोल्यूबल, जो कि सोल्यूबल नहीं होता, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। देखो प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एक क्वेश्चन यहां पर आता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, तो वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और कोई पूछे कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होता है, देखो दो एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं, Ag, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लिया और एक मैंने लिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करने पर देखो एक तो हमें सोल्यूबल सब्सटेंस मिलता है, एक तो हमें क्या मिलता है, सोल्यूबल सब्सटेंस मिलता है, और एक हमें इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस मिलता है। इससे ही हम, यही हमारा क्या होता है, PPT, प्रेसिपिटेट बोलो या PPT हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो एक्वस सॉल्यूशंस हम लेते हैं, या दो एक्वस सॉल्यूशंस को हम मिक्स करते हैं और फिर उनको मिक्स करने से क्या होता है, एक हमारा बनता है क्या, सोल्यूबल सब्सटेंस मिलता है, और एक हमें क्या मिलता है, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस मिलता है। इस इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो याद रखना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में दो सोल्यूबल या एक्वस सॉल्यूशंस हम लेते हैं, उन दोनों को मिक्स करते हैं, तो एक तो हमें सोल्यूबल सब्सटेंस मिलता है और एक हमें क्या मिलता है, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, और ये इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो देखो FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया और एक मैंने लिया NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो एक तो हमें क्या मिला, सोल्यूबल सब्सटेंस मिला Na2SO4, और एक हमें प्रेसिपिटेट मिला FeOH का होल्ट वाइज फेरस हाइड्रोक्साइड, और ये कौन से कलर का है, ग्रीन प्रेसिपिटेट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा, देखो एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया और एक मैंने लिया H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन। इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो एक तो हमें मिला HCl, ये तो सोल्यूबल होता है, और एक लिया हमने BaSO4,
और ये इनसोल्यूबल है, यानी ये व्हाइट कलर का क्या मिल गया हमें, प्रेसिपिटेट मिल गया। ध्यान देना, प्रेसिपिटेट को हम किससे शो करते हैं, डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एनर्जी चेंज। क्या है, एनर्जी चेंज। ध्यान देना, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो किसी केमिकल रिएक्शंस में तो क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और बाकी जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनमें एनर्जी रिलीज होती है। मतलब सारी रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जिसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और कुछ कैसी होगी जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो ध्यान दें, एनर्जी चेंजेस के बेस पर हम रिएक्शंस को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां लिख रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एनर्जी चेंजेस के बेसिस पर हम केमिकल रिएक्शंस को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है। देखो यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया, कार्बन और सल्फर, मैंने यहां पर हीट सप्लाई करी, यानी हीट दी, फिर ये किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाई सल्फाइड में, है ना। तो यहां पर मैंने हीट दी, तो ये किस तरह की रिएक्शन हो गई, ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिनमें हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, या जिन रिएक्शंस में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एक चीज आपने देखी होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और वो कौन सी एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है। तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हमें क्या, कौन सी एनर्जी देनी पड़ी, लाइट एनर्जी हमें देनी पड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि हमने देखा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें क्या होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसे ही एक्सोथर्मिक क्या होगी, इसमें क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ध्यान देना, यहां पर एक एग्जांपल है मैग्नीशियम। देखो आपने कभी देखा होगा मैग्नीशियम रिबन को, है ना, मैग्नीशियम के वायर को, जब हम उसे हीट करते हैं विद इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होता है, हमें डेजलिंग व्हाइट कलर की फ्लेम दिखती है ना, दिखती है ना। वो किसके कारण होती है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, MgO का फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान देना, यहाँ पे एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने करी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, ऑक्सीजन के साथ की, और यहाँ पे हमने हीट सप्लाई करी है, और तो किसका फॉर्मेशन हुआ, MgO का, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई। अब एक चीज ध्यान देना, चाहे मैंने यहाँ पर हीट एनर्जी दी है, पर ये रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये जो हीट हमने दी है उसकी जो क्वांटिटी है वो उससे कम है जो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में चाहे हमने हीट सप्लाई की हो, पर इस रिएक्शंस में आप देखना कि जब आप किसी मैग्नीशियम वायर को जलाते हो तो हमें एक तो लाइट एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो जो डेजलिंग व्हाइट कलर की लाइट हमें दिखती है तो वो क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। तो एक हमें लाइट एनर्जी मिलती है और एक हमें हीट भी महसूस होती है, ध्यान देना, है ना। वहां पर तो वहां पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, ये क्या, कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट है हमारा चेंज ऑफ स्टेट। क्या है हमारा, चेंज ऑफ स्टेट। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा चेंज ऑफ स्टेट। ध्यान देना, यहाँ पर एक एग्जांपल है, देख, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। ध्यान देना, यहाँ पर भी गैसियस स्टेट है, यहाँ पर भी गैसियस स्टेट है, पर यहाँ पर प्रोडक्ट में हमें कौन सी स्टेट मिली, लिक्विड स्टेट मिली। यानी यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, चेंज ऑफ स्टेट दिख रहा है। यहाँ रिएक्टेंट साइड कौन सी स्टेट थी, गैसेस स्टेट थी, प्रोडक्ट साइड कौन सी हो गई, लिक्विड हो गई। यानी यहाँ पे किस में चेंज आया, स्टेट में चेंज आया। ऐसे ही अगर मैं वाटर लेता हूँ और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराता हूँ, हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखते हैं ना, तो जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पास कराता हूँ
तो हमें दो गैस मिलती है, एक तो हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर कौन सी स्टेट थी, लिक्विड, और यहाँ पर कौन सी होगी, गैस। तो यहाँ पर किस में चेंज आ गया, स्टेट में चेंज आ गया। अब देखो नेक्स्ट है हमारा केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है या बैलेंसिंग क्या होती है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट जिससे किया जाता है वो किससे किया जाता है, केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर लिख रखा है ऑल केमिकल चेंजेस आर अकम्पनीड बाय केमिकल रिएक्शंस। ये तो हमें पता ही है, सारे केमिकल चेंज किससे पूरे होते हैं, केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, दीज रिएक्शंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन सेंटेंस फॉर्म बट द डिस्क्रिप्शन वुड बी क्वाइट लॉन्ग। केमिकल इक्वेशंस हैव बीन फ्रेम्ड टू डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शंस। ध्यान देना एक चीज, देखो मैंने बोला केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखो क्या करते हैं हम, जैसे मैंने बात करी यहाँ पर एग्जांपल में लेता हूं, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है ना। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे कोई क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि जिंक की रिएक्शन है ना, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो ये तो क्या हो गई, एक क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। जो मैंने अभी आपको सेंटेंस बोला है वो तो क्या हो गई, एक केमिकल रिएक्शन हो गई, है ना। अब देखो, अब इस केमिकल रिएक्शन को पहले हम चेंज करेंगे किसमें, वर्ड इक्वेशन में। मैंने आपको बोला था जिंक की रिएक्शन होती है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और क्या फॉर्म होता है हमारा, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और वाटर। क्या फॉर्म होता है, जिंक क्लोराइड और वाटर। ठीक है, देखो यहां पर सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस, है ना। कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये जो मैंने लिखा है ना, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये तो हमारी क्या है, ये तो हमारी क्या है, वर्ड इक्वेशन है। क्या है, वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, वर्ड इक्वेशन है। देखो मैंने आपको बोला था, मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये सेंटेंस फॉर्म में जो मैंने बोला वो तो एक केमिकल रिएक्शन हुई। अब इस केमिकल रिएक्शन को मैंने वर्ड फॉर्म में लिखा है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन। क्या हो गई, वर्ड इक्वेशन। अब इस वर्ड इक्वेशन को जब मैं सिंबल फॉर्म में लिखूंगा, जिंक को मैं लिख सकता हूं, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या लिखते हैं, HCl। और जिंक क्लोराइड को मैंने लिखा ZnCl2 और हाइड्रोजन को मैंने लिखा H2 गैस। तो ये जो मैंने लिखा है ये होती है हमारी क्या, सिंबल इक्वेशन। क्या होती है, सिंबल इक्वेशन, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं केमिकल इक्वेशन। क्या बोल सकता हूं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन तो सेंटेंस फॉर्म में होती है, उसको फिर मैं जब वर्ड फॉर्म में लिखता हूं उसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और फिर उस वर्ड इक्वेशन से मैं जब उन्हें सिंबल फॉर्म में लिखता हूं तो उसे बोलते हैं सिंबल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखो एक नोट यहां पर लिख रखा है कि केमिकल रिएक्शन समराइज्ड की जाती है केमिकल इक्वेशन से। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी केमिकल रिएक्शन को समराइज्ड किससे किया जाता है, केमिकल इक्वेशन से। देखो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन दी थी, उसको देखो समराइज करके हमने क्या लिख दिया, Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की, कि केमिकल इक्वेशन के क्या क्या टाइप हैं। रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इक्वेशन की बात कर रहा हूं। देखो वर्ड इक्वेशन, देखो ये अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, देखो कोई रिएक्शन दे रखी है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या रिएक्शन दे रखी है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो हमारी क्या हो गई, यहां से यहां तक ये तो हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। ये क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन। अब इसको जब मैं वर्ड फॉर्म में लिखता हूं, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारी क्या हो गई,
ये हमारी हो गई वर्ड इक्वेशन। क्या हो गई? वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो ये वर्ड इक्वेशन लिख दी है ना, मतलब ये देखो ये वर्ड इक्वेशन लिख दी। अब एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल कि ग्रेनुलेटेड जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन मैंने कराई है ना, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन मैंने कराई, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बना। तो ये कौन सी इक्वेशन है? वर्ड इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब कुछ चीजें यहां पे ध्यान देनी है वर्ड इक्वेशन में। जो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखे हैं इन्हें तो हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो ये राइट हैंड साइड पे लिख रखे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो लिख रखा है द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन होता है? प्लस साइन होता है। और प्रोडक्ट्स कौन से साइड होते हैं? राइट हैंड साइड। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, ये जो एरो होता है ना, ये एरो क्या होता है? ये एरो होता है डायरेक्शन। ये एरो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या बताता है? कि केमिकल इक्वेशन की डायरेक्शन क्या है। तो लिख रखा है द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है उसकी डायरेक्शन एरो की, और एरो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या डायरेक्शन है। ठीक है, एक नोट यहां पर लिख रखा है कि ऑल्दो वर्ड इक्वेशंस आर क्वाइट यूजफुल येट दे डोंट गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि जो वर्ड इक्वेशंस होती है वो बहुत यूजफुल तो होती है पर वो ट्रू पिक्चर हमें प्रेजेंट नहीं करती। किसकी? केमिकल रिएक्शंस की। ट्रू पिक्चर तो हमें कहीं ना कहीं किससे पता पड़ती है? केमिकल इक्वेशन से पता पड़ती है, जब हम उन्हें सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंबल इक्वेशन, है ना, सिंबल इक्वेशन। तो लिख रखा है अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इज नोन एज सिंबल इक्वेशन। मतलब जो वर्ड इक्वेशन हमने लिखी थी, जो वर्ड इक्वेशन हमने लिखी थी उनको सिंबल फॉर्म में हम लिखते हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? सिंबल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंबल इक्वेशन देखो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे यहां पे लिख रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी, देखो मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, अब ध्यान देना, ये तो हमारी क्या हुई? ये तो हमारी हुई केमिकल रिएक्शन। ये जो हमें दे रखी है ये तो हमारी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसको मैंने सिंबल फॉर्म में लिखा तो ये हमारी क्या हो गई? सिंबल इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? सिंबल इक्वेशन हो गई। तो एक नोट लिख रखा है सिंबल इक्वेशंस आर ऑलवेज रिटन फ्रॉम द, मतलब सिंबल इक्वेशंस को हम किससे लिखते हैं? वर्ड इक्वेशन से। तो पहले वर्ड इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी, फिर हमें क्या लिखनी पड़ती है? सिंबल इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, यहां पर दे रखा है इन एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट इक्वल। तो किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है Mg प्लस O2 MgO। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम कितना है? 1। यहाँ पर भी कितना है? 1। पर रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 1। तो यहाँ पर ये किस तरह की इक्वेशन हो गई? अनबैलेंस्ड। कैसी इक्वेशन हो गई ये? अनबैलेंस्ड, क्योंकि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ एटम्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज दे रखी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक और नाम होता है क्या? स्केलेटल इक्वेशन। और किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एटम्स की जो क्वांटिटी है या नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये तो बात हुई अनबैलेंस्ड इक्वेशन की। अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करूं, बैलेंस इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं इसी को बैलेंस करके लिखूं तो हम लिखते हैं 2Mg प्लस O2 2MgO। अब ध्यान देना, यहां पर मैग्नीशियम कितने हैं? 2, यहां पर भी कितने हैं? 2।
यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2। तो ये कैसी इक्वेशन है हमारी, बैलेंस्ड। कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड, क्योंकि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ एटम्स क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज ध्यान देना, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने एक पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ मास इक्वल होने चाहिए। मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मास इक्वल होने चाहिए, और वो कब इक्वल होंगे, जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख रखा है द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज एसेंशियल और नेसेसरी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब एप्लीकेबल होगा, जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आज यहां तक ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ना है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो आज हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हमने पढ़ा केमिस्ट्री क्या होती है, फिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें हमने एक पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक पढ़ा चेंज इन कलर, एक हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एक हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट, और एक हमने पढ़ा चेंज इन एनर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा था कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है, सिंबल इक्वेशन क्या होती है, और केमिकल इक्वेशन क्या होती है ना, और किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों नेसेसरी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक हमारे पास रहेगा कि, और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक आएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।